जय श्री राम। पांचवें भाव का स्वामी किस प्रकार आपकी मदद कर सकता है ये बताने में कि पिछले जन्मों का क्या उद्धार आप अपने सर पर लाए हैं जो इधर चुकाना पड़ेगा, या जीवन के किस क्षेत्र को आप अधूरा छोड़कर आए थे जिसे इस जन्म में आप पूरा करेंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। आगे बढ़ने से पहले पहले आप सभी का धन्यवाद दे दिया जाए। पिछले वीडियो पर जो पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ और पंचम नवम भाव की जिसमें विवेचना की गई थी वो आप लोगों ने देखा और काफी सराहा, काफी व्यू आए, काफी पसंद किया गया। उसके लिए थैंक यू सो मच। उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक सवाल बार बार आ रहा था, वो ये था कि क्या हो जब पांचवा घर खाली हो, या क्या हो जब पांचवें भाव में राहु केतु बैठे हो। क्योंकि उस वीडियो में मैंने सूर्य से लेकर शनि तक कवर किया था, राहु केतु को नहीं लिया था, इसलिए सवाल पूछा जाना लाजमी था और हमें अपेक्षा भी थी। पहले तो इसको समझते हैं कि राहु केतु पंचम में हो, राहु या केतु पंचम में हो तो उसका क्या फल होता है। देखिए, अगर वो वीडियो आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि पंचम भाव में पीड़ित होने पर ग्रह का क्या फल मिलता है। अब राहु केतु ऐसे दो ग्रह हैं जिनको पीड़ित तो सूर्य भी नहीं कर सकता। सूर्य के साथ बैठने पर सूर्य पीड़ित हो जाता है राहु केतु के, राहु केतु पर सूर्य का नकारात्मक प्रभाव नहीं आता है। इस वजह से उस वीडियो में उनको हम कनेक्ट नहीं कर पाए। उनको देखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। आपने करना क्या है, अगर आपकी कुंडली में पांचवें भाव में राहु या केतु है तो ये देखिए कि उस घर का स्वामी यानी पांचवें का स्वामी कितना बली है। अगर पंचम अधिपति बली है तो पंचम भाव में बैठा केतु आपको आध्यात्म की ओर लेके जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति। जैसे हम कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया वो भी सही हो गया। तो अगर केतु पंचम में हो तो उस तरफ आपको लेकर जाता है, अगर पंचम का स्वामी बली हो तो। इसी प्रकार राहु यदि पंचम भाव में है और पंचम का स्वामी बली है, बली कैसे होता है, उच्च का बैठा है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है, केंद्र त्रिकोण में स्थित है, तो उसको हम बली कहते हैं। तो अगर वो बली है, राहु पंचम में है, तो आपको इस जन्म में बड़ा तेज दिमाग मिला है और आप उसको और शार्प करने जा रहे हैं। मतलब मेटेलिस्टिक दुनिया में, भौतिकतावाद में, या यूं कहो कि जो दुनिया में पैसा, लग्जरी, भोग विलास है, उसमें ये आपको लेके जाएगा और काफी उन्नति भी करवाएगा। पंचम भाव में बैठा राहु बड़ा अच्छा फल देता है यदि पंचम का स्वामी बली हो तो। अब यदि दोनों कमजोर हो तो क्या होगा। केतु यदि पंचम भाव में है और अगर पंचमेश कमजोर है, आप देखेंगे कि आपका हर काम 90% होने के बाद बिगड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि होता है ना कि बड़ी मेहनत की, बिल्कुल करीब पहुंच गए, अब मंजिल नजर आ रही है कि अब तो ये मिल ही जाएगी हमें, और तभी जाकर कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि वो हमसे दूर चली जाए। पंचम भाव में बैठा केतु जब पंचमेश पीड़ित हो तो इस तरह के फल को इंगित करता है। और जब ये कॉम्बिनेशन हो तो हम ये कहते हैं, उपाय के तौर पे बताते हैं कि जब भी कोई नई चीज आप करने जाओ तो प्लान ए के साथ प्लान बी भी रेडी करना। अगर इन केस ये नहीं चला तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, उस सेकंड ऑप्शन को भी रेडी रखिएगा, फायदा रहेगा। इसी प्रकार अगर राहु पंचम भाव में है और पंचम अधिपति कमजोर है तो इस लाइफ में आप धोखे के शिकार होते हैं। जिस पर विश्वास करते हैं, जिस पर उम्मीदें लगाते हैं, वही व्यक्ति आपकी उम्मीदें तोड़ देता है। तो पंचम भाव में बैठा राहु जहां अगर पंचमेश कमजोर हो तो ये देता है, और केतु हो तो अचानक परेशानियां देता है। मैं आप लोगों से भी चाहूंगा, आप लोगों में से जिनकी कुंडली में भी राहु केतु पंचम में है और पंचमेश की स्थिति जैसा मैंने बताई कमजोर या बली है, तो आपने क्या अनुभव किया वो जरूर बताइएगा। इससे भी आगे सीखने का हमें मौका मिलेगा। मिलजुल के साथ में इसी विद्या को और आगे बढ़ाएंगे। आगे, अब यहाँ पर हमने क्या बात की, हमने कहा कि राहु या केतु पंचम में हो तो पांचवे के स्वामी को देखिए। इसी प्रकार यदि आपका पांचवा घर खाली है, वहां पे कोई भी ग्रह नहीं है, तो आप पांचवे के स्वामी को देखिए, वो किस भाव में गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
आप एक बार समझिएगा, कोई भी क्लासिकल बुक हो ज्योतिष की, सारी बुक यही बात कहती है कि त्रिकोण के अधिपति ट्राइन लॉर्ड कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। और इस बात में कोई भी दो मतलब शक शुबा नहीं है किसी प्रकार का कि नहीं ये लाइन ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है। पंचम अधिपति जब भी किसी भाव में बैठता है, क्योंकि वो त्रिकोण अधिपति है, तो उस भाव को बल प्रदान करता है। इसका मतलब है आपके जीवन में उस भाव की उपयोगिता बढ़ जाती है। एक बात। दूसरा, जब भी कुंडली आएगी आपके सामने, सबसे पहले ये देखिए कि पांचवे का स्वामी बली है या निर्बल। अगर पंचमेश बली होकर किसी भाव में बैठा है तो आपको उस भाव से लाभ होगा जीवन के उत्तरार्ध में, मेहनत करके। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यदि आपका पंचमाधिपति दूसरे भाव में है, आपका पंचमाधिपति दूसरे भाव में है, आप ये पाएंगे कि आपका परिवार बढ़ने में शुरुआत में समस्या जरूर आ सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे संतान प्राप्ति के लिए, परिवार के लिए अच्छा रहेगा। मैं दोबारा समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन में यदि पांचवें घर पर आप नजर डालें तो वहां पे राशि आती है मेष, और उसका स्वामी होता है मंगल। अब यदि मंगल 10वें भाव में बैठा हो, अपने से 10वें भाव में, और कुंडली के दूसरे घर में यानी कि मकर राशि में विराजित हो, तो आप ये पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है, अर्थ प्राप्ति के योग बढ़ जाते हैं, और इसको और भी बहुत अच्छे अच्छे योगों के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पांचवें का स्वामी जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, लेकिन बुद्धि प्रयोग के बाद। जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे वहां से आपको कुछ नहीं मिलना। तो पंचमेश बली है या निर्बल, पहले तो ये देखिए। आप इसको बड़े सीधे शब्दों में समझे, पंचम भाव बुद्धि का है, तो जब तक आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको उस भाव की प्राप्ति नहीं होगी। ये इतना सीधा सरल सा नियम है। जहां नवम का स्वामी बैठता है वहां पे आपको कम प्रयास के या बिना प्रयास के चीज मिल जाती है, वहीं पंचम का स्वामी चाहता है कि आप पहले दिमाग का इस्तेमाल करें, जो पिछले जन्म के अधूरे कर्म थे उन्हें पूरा करें, तब जाके आपको उस भाव की प्राप्ति होगी। इसको इस तरह समझते हैं कि यदि पंचम अधिपति लगन में बैठे, सिंपल सा एक केस लेते हैं, फिफ्थ लॉर्ड इन लग्न, वो क्या दिखाता है कि आपको अपने शरीर को सही रखने के लिए और सम्मान प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा, या यूं कहूं बुद्धि लगानी पड़ेगी कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का किस प्रकार हम ध्यान रखें, सम्मान की प्राप्ति के लिए कैसे हम काम करें कि सामने वाला हमें इज्जत दे। इसीलिए कहा जाता है जब पंचमेश लगन में हो तो दुनिया उसको बुद्धिमान समझती है। क्यों समझती है? क्योंकि बुद्धि प्रयोग से वो सम्मान अर्जित करता है। तो यदि पंचम भाव का स्वामी सेकंड लगन में बैठा हो और बली होकर बैठा हो तो ये अच्छा होता है, जैसे मैंने बताया। अब दो एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि यदि कर्क लगन हो और पंचम का स्वामी लगन में बैठा हो, तो वृश्चिक का पंचम भाव में वृश्चिक राशि आएगी और उसका स्वामी मंगल लगन में निर्बल हो जाता है। ऐसे में आप पाएंगे, जिनकी भी कुंडली में होगा अभी कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में, कि अगर मंगल लगन में नीच का बैठा है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं दो चीजों को लेकर। एक तो शरीर को सही रखने के लिए क्योंकि लगन में मंगल नीच का है, और दूसरा जैसे मैंने कहा सम्मान प्राप्ति में भी बाधा आती है। नेटिव प्रयास जरूर करता है जैसा कि कुंडली बता रही है, पर कमजोर होने पे ये थोड़ी दिक्कत देगा, अन्यथा ये शुभ फल देगा। इसी प्रकार अगर दूसरे भाव में पंचम का स्वामी बैठा हो तो क्या होगा? देखिए, सेकंड हाउस परिवार का है। शुरुआती दिनों में परिवार में फूट क्लेश या आपस में चिंता के योग बनेंगे। यदि कन्या की कुंडली में है तो जैसे ही ससुराल में जाएगी तो शुरुआत के 1-2 साल थोड़े क्या कहूँ खटपट वाले होंगे, और जब वो बुद्धि का प्रयोग वहां करेगी या समझेगी कि इसको कैसे हम ठीक चला सकते हैं, कैसे इसको आगे लेके जाना है, तो वो चीज रेक्टिफाई हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही वित्तीय प्रबंधन, पैसे का प्रबंधन, कि पैसा कहाँ रखना है, कैसे जोड़ना है, म्यूचुअल फंड में डालना है, गोल्ड की ज्वेलरी लेनी है, ये सब के लिए बुद्धि प्रयोग करना पड़ेगा। खुद के दिमाग लगा के अगर आप करेंगे तो फायदा रहेगा। तो अगर पंचम अधिपति सेकंड हाउस में है तो
जैसे मैंने कहा पारिवारिक मामलों को लेके और वित्तीय मामलों को लेके उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जिसे आपको अपनी बुद्धि से करेक्ट करना होता है। करेक्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि पंचम शुभ भाव है। अब तीसरे भाव की बात करते हैं। यदि पंचम अधिपति तीसरे भाव में है, तीसरा भाव है करेज का, तीसरा भाव है शौक का, तीसरा भाव है आपके छोटे भाई बहनों का। तो यदि तीसरे भाव में आपका पंचम अधिपति बैठता है तो आप ये देखेंगे कि व्यक्ति अपने शौक पूरे करता है, कितना ही बिजी क्यों ना हो, जिस चीज का उसको शौक होता है उसके लिए समय निकाल ही लेता है। क्यों? क्योंकि पंचम बुद्धि है, जो पिछले लाइफ में आप पूरे नहीं कर पाए थे, इस लाइफ में उस तरफ जाते हैं। ये नियम तब ज्यादा लगेंगे जब पंचम का स्वामी, पंचम भाव खाली हो। यदि पंचम में कोई ग्रह बैठा है तो पहले उसको इंपॉर्टेंस देंगे, अगर खाली है तो ऐसे आप देखेंगे। अभी जैसे एक एग्जाम्पल चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये 18 फरवरी 1961 की कुंडली है, 5:45 देहरादून उत्तराखंड। मकर लगन की कुंडली है, लगन में गुरु और शनि दोनों बैठे हैं, सेकंड हाउस में सूर्य केतु बुध है, तीसरे भाव में उच्च का शुक्र चंद्रमा के साथ है, छठे में मंगल है और आठवें घर में राहु है। अब इस जातक की कुंडली में पंचम अधिपति तीसरे भाव में उच्च का होकर बैठा है अलोंग विद मून। तीसरे भाव का स्वामी लगन में लग्नेश के साथ बैठा है। ऐसे में इस व्यक्ति को ये कहना कि आप अपने शौक के लिए सब चीजें साइड में रख देते हैं, तो वो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, वो बात बिल्कुल इसके ऊपर अप्लाई करेगी। क्यों अप्लाई करेगी? तीसरे भाव का संबंध लगन से भी है, लग्नेश से भी है, और पांचवे का स्वामी भी तीसरे में जाके बैठा है, और चंद्रमा भी तीसरे भाव में है। ये जातक लिखते हैं, धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी को लेकर, धर्म को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर ये किताबें लिखते हैं और बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं, अलॉन्ग विद हिज अदर प्रोफेशन। जो ये कार्य क्षेत्र अलग से कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ये शौक भी इनका है और जिसमें ये ख्याति भी प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि पंचम अधिपति तीसरे में है तो अपने शौक को पूरा करने के लिए, लेखन को पूरा करने के लिए आप इस जन्म में प्रयास करेंगे और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। आगे चौथे भाव की बात करते हैं। यदि चौथे भाव में पंचम अधिपति बैठा है तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में इनिशियल डेज में पारिवारिक असंतोष, घर में मनमुटाव का सामना करना पड़ेगा, और फिर आप दोबारा इसको, जैसे मैंने कहा, बुद्धि का प्रयोग करके इसको ठीक करेंगे। मानसिक असंतोष रह सकता है कि जीवन में प्राप्ति नहीं हो रही है, सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं अटेन हो पा रहा है। आप एक बात और समझिएगा, अगर स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूंगा मिथुन लगन की, मिथुन लगन में क्या होता है कि पंचम का स्वामी बनता है शुक्र, और वो शुक्र अगर चौथे में बैठ जाएगा तो वो नीच का हो जाएगा। अब पंचमेश चौथे में नीच का है, तो आप पाएंगे कि पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन शुरुआती दिनों में यहाँ पर परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि वो नीच हो रहा है। लेकिन वही है, एफर्ट करने से, मेहनत करने से उस चीज को करेक्ट किया जा सकता है। तो लोग पूछते हैं कि कर्म और भाग्य में कौन ज्यादा बलवान है? देखिए, यहाँ बलवान आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड है कि जो जितना मिला है अब उसको आगे कैसे ठीक किया जाए। तो वहां पर ये जो शास्त्र है वो कर्म के लिए प्रेरित करता है कि यहाँ स्थिति थोड़ी खराब मिलेगी तो घबराना नहीं है, एफर्ट करके, बुद्धि का प्रयोग करके इसे सही करना है। आगे बात करते हैं, इसी में मैं एग्जांपल और दूं कि यदि किसी का तुला लगन है तो पंचम अधिपति बनता है शनि, और अगर किसी का तुला लगन हुआ तो पंचम का स्वामी बनेगा शनि, कुंभ राशि आएगी, और उसका स्वामी चौथे में जाकर भी मकर का यानी स्वराशि का होगा। तो वहां घबराने की बात कंपेरेटिवली कम होती है कंपेयर टू जेमिनी असेंडेंट, पर फिर भी हमें इस बात का ध्यान देना होता है। इसके बाद पंचम में ही पंचमेश बैठा हो तो क्या होगा? देखिए, भगवान करे पीड़ित ना हो तो बहुत अच्छी बात है। विद्या अध्ययन करना, नई नई चीजें सीखना, हर जगह पे अपना दिमाग लगाना कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, उस तरफ रुझान रहता है अगर पीड़ित ना हो तो। पीड़ित कैसे होगा? अपने घर में तो कोई ग्रह पीड़ित नहीं होता, लेकिन उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि, क्रूर ग्रहों के साथ बैठना, अस्त हो जाना, पाप कल्त्री में आ जाना, ये सब चीजें उस पंचम अधिपति को पीड़ित कर सकती है पंचम में बैठने के बाद। सेम केस फॉर संतान, संतान को लेकर भी चिंता रहती है। और जैसे मैंने कहा, अगर पंचमेश पीड़ित नहीं है
तो संतान की बेहतरी के लिए आप प्रयास करेंगे और वो प्रयास सफल रहेंगे। विद्या अध्ययन में आप देखेंगे जिन जिन की कुंडली में, जरा बताइएगा कि यदि पंचम अधिपति आपके कुंडली में पंचम में बैठा था तो शुरुआती दिनों में पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते हैं आपका ग्राफ बेटर होता जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि शुरुआती दिनों में बच्चा रैंक होल्डर होता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे रैंक नीचे गिरती रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर पंचम में पंचमेश बैठा है और पीड़ित नहीं है तो उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव होती है गिरने की बजाय। तो ये एक चीज देखने को मिलती है। अब अगर छठे भाव में पंचम अधिपति बैठा हो, बुरा भाव कहलाता है ना छठा भाव, की रोग का है, दिन का है, तो यदि वहां पंचम अधिपति बैठा हो तो आपको क्या करना चाहिए या पिछले जन्म में क्या किया था। देखिए, छठा भाव संघर्षों का है। कोई संघर्ष जो मैं पूर्ण नहीं कर पाया था, हार के रह गया था या इनकम्प्लीट रह गया था, उस जर्नी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मतलब जीतने का प्रयास रहेगा, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश रहेगी। शायद यही कारण है कि शास्त्रों में पंचम और छठे के स्वामी के साथ बैठने को शंख योग कहा गया है, कि प्रयासों के द्वारा सफलता प्राप्त करने का योग बनता है जब पंचमेश और षष्टेश साथ बैठे हो। तो फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में गया है और पिछले जन्म के कर्मों की यदि हम बात करें तो बुद्धि का प्रयोग करके कंपटीशन में सक्सेस प्राप्त करने के योग बनते हैं। आप में से जो जो इंजीनियर्स या अच्छी अच्छी पोजीशन पे है, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू अपनी जर्नी ट्रेवल की है, पहुंचे हो जहां पर भी, आप चेक कीजिएगा कि आपका फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन सिक्स्थ लॉर्ड से आएगा, अधिकतर केसेस में आएगा। तो ये चीज यहाँ पर बताती है। इसके अलावा बीमारी से बचना, ये भी पंचम भाव का स्वामी जब छठे में बैठता है तो देखने को मिलता है कि मतलब दवाइयों का ज्ञान रखना या यूं कहें कि प्राणायाम करना, मतलब अपने आप को कैसे मैं सेफ रखूं, अपने आप को कैसे मैं अपने शरीर को सही रखूं, पुष्ट रखूं, वो भी ख्याल आते हैं जब पंचम अधिपति छठे में हो तो। अब सप्तम की बात करते हैं। स्ट्रेंज बात है, अजीब बात है, लेकिन सच है कि पंचम अधिपति का सप्तम में बैठना विवाह के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बताया। शुरुआत में लगता था कि त्रिकोण का स्वामी अगर सप्तम में है तो ये तो अच्छा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। पंचम अगेन बुद्धि का भाव है, सप्तम आपका लोगों से डीलिंग है, पत्नी का या पति का भाव है। तो जब कभी भी पंचम अधिपति सप्तम में होता है, विवाह में आई परेशानी से व्यक्ति लड़कर उसको करेक्ट करता है। वो उंगली सीधी नहीं, उंगली टेढ़ी करके घी निकालने वाली जो कहावत है कि शुरुआत में तो लगता है कि ये सिचुएशन नहीं कंट्रोल हो सकती, पर बुद्धि का प्रयोग करके थोड़ा समय देके उस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करता है। ये क्वालिटी मैंने देखी है जब कभी भी पंचम में सप्तम में पंचम अधिपति बैठा हो। एक कुंडली इसी से संबंधित मैं आपके साथ साझा करता हूँ। ये कुंडली है 19 अक्टूबर की 1969, 17:45 यानी शाम 5:45, तमिलनाडु, चेन्नई। मेष लगन की कुंडली है, शनि लगन में वक्री है, सप्तम में सूर्य नीच का है, पंचम में केतु है, और जैसे मैंने बताया छठे भाव में शुक्र बुध गुरु तीनों शुभ ग्रह हैं। नवम भाव में मंगल स्वराशि मित्र राशि का है, क्षमा कीजिएगा, चंद्रमा मकर राशि में दशम भाव में है और राहु 11वें घर में। अब अगर यदि इस कुंडली में मुझे पिछले जन्मों से इसके कर्मों को जोड़ना हो तो मैं क्या देखूंगा कि इसके पंचम में केतु है और पंचम अधिपति नीच का बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है जहां वो अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त होता है। अगर किसी की कुंडली में सप्तम में हो तो शाम का जन्म होता है। तो अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि केतु हो तो सडन इश्यूज आते हैं, अचानक परेशानियां आती हैं, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। दूसरा, पंचम अधिपति सप्तम में नीच बैठा है और एक अलगाववादी ग्रह है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि आ रही है, सप्तम अधिपति स्वयं भी नीच का छठे घर में बैठा हुआ है। तो देखने में ये लगता है कि इस कुंडली में जो योग बन रहा है वो वैवाहिक जीवन के लिए कोई बहुत शुभ नहीं बन रहा है। सप्तमेश का नीच होना, सप्तम में नीच ग्रह का होना, लगन में नीच ग्रह का होना, पर स्थिति ये है कि जातक, नो डाउट इस जातक की वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद आगे आने वाले सालों में, विवाह के काफी वर्षों बाद,
वही वैवाहिक जीवन जो शुरुआत में बहुत दुष्कर लग रहा था, तलाक के योग लग रहे थे, सब चीजें हो गई थी जो कि बुरे से बुरी हो सकती है, उसके बावजूद वो वैवाहिक जीवन चला। कारण इसके कई हो सकते हैं, जिनमें से जो मुझे समझ में आता है कारण, एक तो वो ये है कि इस कुंडली में सप्तम भाव में पंचमेश और सप्तमाधिपति के साथ नवमेश की युति है। तो दोनों ही ट्राइन लॉर्ड का संबंध कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस या उसके लॉर्ड से और उसके कारक से आता है। अन्यथा ये स्थिति वैसे ही बहुत भयावह लगती है, यदि कुंडली को देखा जाए, नीच नीच ग्रह बहुत देखने को मिले तो स्थिति ऐसी लगती है, पर ये वैवाहिक जीवन चला और स्थिति आज काफी सुकून से और अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली कुंडली के बारे में बात करते हैं, अगले योग के बारे में बात करते हैं। जब पंचम अधिपति अष्टम में बैठा हो तो क्या होता है। देखिए, अष्टम भाव आध्यात्म का है, गूढ़ विषयों का है। तो जब पंचम का स्वामी अष्टम में बैठा होता है तो आपका प्रयास रहता है कि मैं कुछ ऐसा सीख लूं जो किसी और को ना पता हो। मतलब नॉलेज का होना एक बात है, नॉलेज का, सीक्रेट नॉलेज का होना, बारीकियों को समझने का होना, वो अलग बात है, वो यहाँ पर दिखता है। एक और बात यहाँ पर जो देखने को मिलती है, जब पंचम अधिपति अष्टम भाव में बैठा हो तो असुरक्षा का भाव कि मेरा क्या होगा आगे जाके, स्थिति क्या गंभीर हो जाएगी। जैसे कब मान लीजिए विवाह नहीं हुआ है, या विवाह हो गया तो संतान नहीं हुई है, या संतान हो गई है तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भाव है। ये एक डर का भाव मन में बैठा रहता है जब कभी भी पंचमाधिपति अष्टम में। तो उस असुरक्षा से सुरक्षा की ओर आपको प्रयास करना होता है कि अपने आप को सेफगार्ड करें, अपने फंड मैनेज करें, ऐसा करें कि वो आपके काम आ सके। तो उसके लिए अच्छा रहता है यदि पंचम का स्वामी अष्टम में बैठा हो। ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपका ज्योतिष, आपकी ज्योतिष में रुचि है और पंचमेश अष्टम में, तो ये आपके लिए आगे इस विषय में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा योग है। आगे बात करते हैं नवम भाव की। पंचम अधिपति दूसरे त्रिकोण में पंचम से पंचम चला जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है कि पिछले जन्म में किए गए धर्म कर्म के कार्यों को आप इस जन्म में भी आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा भाग्य वृद्धि के लिए, अपने और अचीव करने के लिए, उन्नति करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करेंगे। आप जिनका भी पंचम अधिपति नवम में बैठा है, आप लोग देखेंगे कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि के प्रयोग से उन्नति की ओर अग्रसित हुए हैं, अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो। और अगर आपके बच्चों की कुंडली में है तो यू विल सी कि दे आर गोइंग टू गेट ग्रेट पोजीशन इन देयर लाइफ बाय यूजिंग देयर ओन विजडम। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो लोग उन्नति के शिखर तक जाएंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि आपके कुंडली, जिनकी कुंडली में भी ये योग है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि विद्या अध्ययन में रुचि बनाए रखें, और अगर दशा थोड़ी खराब भी हो तो भी फोकस रखें कि जितना ज्यादा आप पढ़ पाएंगे उतना आपको फायदा रहेगा, अन्यथा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से लाभ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पंचम अधिपति नवम में जाना बहुत अच्छा होता है उन्नति के पॉइंट ऑफ व्यू से, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और व्यक्ति के एथिकल होने की संभावना, व्यक्ति नैतिकतावादी होगा, सही को सही गलत को गलत कहने वाला होगा, मन में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बैठा होगा उसके जो गलत कर्म से उसको रोकेगा। वो योग बनता है जब पंचमाधिपति नवम में हो। यदि पंचमाधिपति अष्टम दशम भाव में है तो क्या होगा। तो होता यह है कि आप एक मिशन पे निकले हैं, आपको चीजें अटेन करनी है, सोना नहीं है। मतलब कर्म के प्रति रुझान जो है वो बहुत ज्यादा होगा, ऐसा लगेगा ये प्राप्त करना ही है। कोई ना कोई एक जीवन का उद्देश्य होगा जिसके लिए बाकी सारी चीजें साइडलाइन की जा सकती हैं। इस तरह का विचार आपका रहेगा जब कभी भी पंचम का स्वामी दशम भाव में बैठा हो। मैंने ये भी पाया है कि जब पंचमेश दशम में है तो उनके पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। उसका कारण बड़ा सीधा सा है कि उन्होंने हमेशा अपने मोटिव के बारे में सोचना है। पारिवारिक मामले देख लेंगे, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि मेरा वो मिशन पूरा हो, वो चीज मुझे अटेन हो जो मुझे चाहिए। तो इसके लिए पंचमेश का दशम भाव में होना ये दिखाता है कि आप एक जीवन में उद्देश्य को लेके प्रेरित रहते हैं और उसको प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ कुंडली भी दिखाता हूं जो इस बारे में आपको और बेहतर तरीके से बताएगी। देखिए, ये कुंडली है 31 अक्टूबर 1985 की, दोपहर 2:15 लुधियाना पंजाब।
कुंभ लगन है, तीसरे भाव में राहु है, फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड मून है, अष्टम भाव में नीच का शुक्र मंगल के साथ है, नवम भाव में नीच का सूर्य केतु के साथ है, 10वें भाव में शनि और बुध दोनों बैठे हैं, या यूं कहूं कि लगन अधिपति पंचम अधिपति के साथ दशम भाव में विराजित है, 12वें घर में नीच का गुरु। अब देखिए, लग्नाधिपति दशम में जाना भी व्यक्ति को मेहनती बनाता है, और उसके साथ पंचम अधिपति भी यदि दशम में चला जाए तो वो जो मैन ऑन अ मिशन मैंने अभी कहा कि जीवन एक उद्देश्य के साथ जीते हैं कि मुझे वो उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। अब अगर वो बली हो जाए, कहने का मतलब है स्वराशि का हो जाए दशम भाव में बैठ के, जैसा कि आपका मकर लगन में होता है। मकर लगन में पंचम का स्वामी शुक्र बनता है। अब यदि वो दशम में बैठेगा तो वो तुला का हो जाएगा, तो वहां पे तो हम इसे बड़ा शुभ मानते हैं। लेकिन अगर गलती से भी वो पीड़ित हो जाए, जैसा कि इस एग्जाम्पल चार्ट में है, तो वहां पे वो मिशन या वो उद्देश्य की पूर्णता पे भी संशय हो जाता है कि आपको वो चीज मिल ही नहीं पाएगी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो। ऊपर से मैरिड लाइफ और डोमेस्टिक लाइफ और घर के सुख, उन सबको भी आपने उसको भी इस्तेमाल प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। ये परेशानी आ जाती है जब कभी भी पंचमेश दशम भाव में। मेरा आप सभी से सुझाव रहेगा जिनकी कुंडली में भी यह योग है कि वो अपने पारिवारिक रिश्तों में भी ध्यान अवश्य दें along with your objective, तो बेहतर रहेगा। आप में से जिनकी कुंडली में पंचमेश दशम में है, बताइएगा कि आपके दिमाग में भी कोई ऐसा उद्देश्य है क्या, और उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए मेहनत जारी है कि नहीं। अब 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में यदि पंचम का स्वामी हो तो कीर्ति प्राप्त ना हो पाने की मायूसी पिछले जन्म में थी, जिसको दूर करने के लिए इस जन्म में वो प्रयास रहेगा कि मुझे कीर्ति, यश और क्रेडिट मिले, मुझे फायदा मिले उस चीज का जो कर्म मैंने किए हैं, चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो, चाहे वो यश की फॉर्म में हो। आपको अगर पंचम अधिपति 11वें भाव में पीड़ित तो आप हमेशा ये पाएंगे कि आपको ये लगेगा कि जितनी मेहनत मैंने की सामने वाला उतना अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है। और अगर वहां पर वो ऐसी स्थिति में है कि शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है, तो आप अपनी बुद्धि से कीर्ति प्राप्त कर लेंगे। 11वें घर में यदि पंचम अधिपति है तो ख्याति प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। जीवन के शुरुआत में नहीं मिलेगा, मैं दोबारा बोलूंगा, जीवन के शुरुआत में नहीं मिलेगा, लेकिन जब बुद्धि का प्रयोग होगा तो वो चीज आपको दोबारा आपकी भरी भरी हो जाएगी या वो प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव की, 12वें भाव की। जब पंचम अधिपति 12वें में जाता है तो वो किस प्रकार के अधूरे कर्मों को दर्शाता है। देखिए, पंचम अधिपति जब 12वें जाएगा तो वो अपने से अष्टम जाएगा। जब 12वें भाव को हम जानते हैं, 12वें भाव को हम अवगुणों के लिए, अपने अवगुणों को देखने की कोशिश 12वें भाव से होती है। मैं दोबारा बोलूंगा, यदि बुद्धि भाव का स्वामी 12वें घर में है तो मेरे में क्या क्या अवगुण है, मैं उसे कैसे दूर करूं, ये मन में एक इच्छा रहती है। एक तो ये इसका पॉजिटिव साइड है। दूसरा, 12वें घर से मोक्ष देखते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। और 12वें घर से भोग भी देखते हैं, अब भोग प्राप्ति के लिए भी प्रयास करता है। अब ये दोनों कैसे एक इंडिविजुअल पे लग सकता है, दो तो अलग अलग चीजें हैं। यहीं पर काम आते हैं हमारे कौन से ग्रह का क्या कारकत्व है। मैं आपको दो कुंडलियां दिखाता हूं, दोनों ही कुंडलियों में पंचम अधिपति द्वादश में है, और दोनों की इच्छाएं, वो जो मैंने कहा ना, अधूरे कर्म, भोग की प्राप्ति है या मोक्ष की प्राप्ति है, उसमें अंतर आ जाता है। देखते हैं कैसे। ये कुंडली देखिए जो अभी स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है, ये 15 दिसंबर 1978 की कुंडली है, 11:30 बजे रात्रि के, भोपाल मध्य प्रदेश। सिंह लगन, लगन में शनि राहु, तीसरे भाव में स्वराशि का शुक्र, चौथे भाव में सूर्य बुध, पंचम में मंगल, सप्तम में केतु, और 11वें घर में चंद्रमा, 12वें में उच्च का बृहस्पति वक्री। अब यदि इस कुंडली में पहले मैं पंचम भाव में बैठे ग्रह को देखूं तो वो मंगल है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था मंगल अगर पंचम में हो तो किस प्रकार के आपके अधूरे कर्म है जिसको पूरा करने के आप प्रयास करेंगे। वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक अभी ऊपर आ रहा होगा। पर पंचमेश क्योंकि द्वादश भाव में गया है, गुरु पंचम का स्वामी होके, ज्ञान का मोक्षदायक ग्रह होकर 12वें घर में जलीय राशि में बैठा है, तो ये व्यक्ति
मोक्ष प्राप्ति की ओर या स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसित होगा। इसका प्रयास रहेगा कि मैं कैसे और इसको इम्प्रूव कर सकूं और आध्यात्मिक रास्ते पे चल सकूं, तो बुद्धि का प्रयोग कर उसको प्राप्त करने की चेष्टा रहेगी। क्यों? क्योंकि पंचम अधिपति बृहस्पति है, द्वादश भाव में उच्च का है, तो यहां पर तो ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अब अगर इस कुंडली को आप देखें, ये कुंडली है 25 जून 1958 की, सुबह 5:15 शिमला, हिमाचल प्रदेश। मिथुन लगन है, लगन में सूर्य बुध है, चौथे में गुरु चंद्रमा है, पंचम में राहु है, छठे में शनि वक्री है, दशम में मंगल है, 11वें में केतु है और 12वें में शुक्र है। राहु पंचम में, और पंचम का स्वामी बलि। बलि क्यों? क्योंकि वो स्वराशि का बैठा है 12वें घर में। नवम के स्वामी शनि से दृष्ट। ऐसे में पहले ही मैंने कहा था कि बुद्धि तेज होती है भौतिकता में और सुखों में और लग्जरी चीजों में इंटरेस्ट बढ़ जाता है अगर पंचम भाव में राहु बैठा है और पंचमेश बलि हो तो। इसके साथ साथ पंचम अधिपति शुक्र है, द्वादश भाव में शुक्र की ही राशि अर्थ राशि में बैठा है, जिसे अर्थ राशि कहा जाता है। 2, 6, 10 राशियों को अर्थ राशि कहते हैं। और लगन बुध का है जो राजसिक है। अब ये सारी स्थिति ये दिखाती है कि ये जातक को अपने जीवन में भोग प्राप्ति के उद्देश्य से जिएगा। चाहेगा कि मुझे कहाँ से वो भोग की प्राप्ति हो जाए, बड़ी बड़ी चीजों का शौक होना, उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करना, स्त्रियों से ऑपोजिट जेंडर के प्रति लगाव होना, ये क्वालिटी इस चार्ट में डोमिनेट करती है, विजिबल होती है कि इस तरह का योग इस व्यक्ति के चार्ट में जरूर रहेगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम केवल भाई पंचमेश द्वादश में गया है आध्यात्मिक उन्नति करेगा या पंचमेश दशम में गया है वो ऐसे करेगा, ऐसा नहीं कह सकते। अगर वो वहां पर बली है और कौन सा ग्रह है, उस आधार पर उसके फल में डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि उनके नैसर्गिक कारकत्वों को आप ओवररूल नहीं कर सकते, उसको आपको दिमाग में रखना ही होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं पंचम के स्वामी से कि आपके जीवन का, पिछले जीवन का क्या उद्देश्य रह गया था जो आप इस जन्म में पूरा कर सकते। राहु केतु के बारे में भी हमने बात कर ही ली। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत नई जानकारी मिली हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित और भी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। मिलते हैं, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।